हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज है जिस पे ज़्यादातर की न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन सारे फार्मूले को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि देखिए, आप बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि आप चैप्टर पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो फार्मूले का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका ढीला रह जाता है, या फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं पता होता है, या फिर कहो कि फार्मूला आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है, चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन सभी फार्मूले को एक जगह पे आपको नोट डाउन करना है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट कहीं आप भी आप अटकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आप जाकर वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि फॉर्मूले में कौन सा टर्म कहाँ यूज होना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहला अगर क्लास 12 फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 1 है, जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप सभी को पता होगा, ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है 3 घंटे की लेक्चर में, 1.5 घंटे की लेक्चर करते हुए 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए, चैप्टर 1 में हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, डेरिवेशन पढ़ते हैं, वो सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों, ई से दिखाते हैं। किससे, कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ई वेक्टर यहाँ पे होता है एफ अपॉन यहाँ पे Q होता है। ठीक है, तो देखो F क्या है, यहाँ पे F है यहाँ पे आपका बल यानी कि फोर्स, और Q क्या है आपका आवेश, और E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ पे जो आप चैप्टर 1 से सबसे इंपॉर्टेंट जो आप नियम पढ़ते हो वो है कुलाम का नियम, कुलाम चाचा का नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो देखो, कुलाम का नियम इस चीज पर बेस्ड है कि हम क्या करते हैं कि वहां पर दो वस्तुओं के बीच कितना बल लग रहा है, उससे हम लोग को कुलाम के नियम से फॉर्मूले से निकालते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग कुलाम नियम से निकालते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है, इसकी जगह पे आप K भी लिख सकते हैं। देखिए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, अब कौन सा टर्म क्या है, सारी चीजें बताता चलूंगा। देखो, 1/4 पाई तो ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारी एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। एप्सिलॉन नॉट का देखो मान भी होता है, मात्रक भी होता है, और यहाँ पर इसका वीमा भी होता है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। तो देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पे 1/4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। F है यहाँ पर बल, और Q1 क्या है, पहला आवेश। Q1 इस तरीके से पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और यहाँ पे ये आर स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग है, इन दोनों के बीच की दूरी जिसका वर्ग आर स्क्वायर है। क्लियर है, तो सारे टर्म यहाँ पर मैं सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, किसी बिंदु आवेश के क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मैंने बहुत सारी वीडियो में कंप्लीट कराया आपका, तो आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या किससे, ई से दिखाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, जिसको कंफ्यूजन है वो देख सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। क्लियर है, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और देखो, एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने आपको देखिए कितना होता है, मैंने आपको बताया था, इसको प्रूफ भी करके दिखाया था। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका मात्रक की बात करें तो होता है कूलाम पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सारे टर्म याद रखना। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान जब भी आपको लिखना हो तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। मात्रक अगर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप यहाँ पे मात्रक लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार तो जेईई मेंस के आपके देखिए एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे वीमा आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। मैंने वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको काम आता है, और यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी आपको ये यूज होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से दिखाते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से दिखाते हैं। पी इक्वल टू यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2L होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब यह, पहले तो समझिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब ये जिसके दो सिरे हो, जैसे बीच से खोखला और दो सिरे हो। जैसे ये पेन है तो पेन यहाँ के देखिए पेन के एक ये सिरा है, एक ये वाला सिरा है, तो जिसके दो सिरे हो उसको द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब उस पर क्या हो? आवेश हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये है, एक आवेश इस पे क्यू है, एक आवेश इस पे क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ से वस्तु से इस वाले आवेश तक की दूरी L है, और वस्तु से इस वाले आवेश तक की भी दूरी L है, यानी कि पूरे जो यहाँ पे ये द्विध्रुव है इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 2L है। कितनी है? 2L है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसकी डिफिनेशन होती है किसी एक आवेश या दोनों आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन भी मैंने बता दी, फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसके लिए देखिए डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन मैंने करा दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो देखो P क्या है? P जैसा कि मैंने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे क्या है? थीटा क्या है? इन दोनों के बीच की दूर, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है। और यहाँ पे टाउ की बात करें तो टाउ क्या है आपका? यहाँ पे टाउ है आपका आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं। जी यहाँ पे दिख रहा है बल युग्म आघूर्ण ना, तो वो किससे दिखाते हैं? हम लोग टाउ से दिखाते हैं। क्लियर है सारे टर्म? अगर आप चाहते हैं तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सारे टर्म को लिख सकते हैं। यहाँ पे पी की बात करें तो पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया। ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। और यहाँ पे टाउ की बात करें तो यहाँ पे आपका टाउ यहाँ पे आघूर्ण है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन मैंने बार बार कराया है, 2-3 बार मैंने इसको वीडियो में अलग अलग से कराया। देखिए इस डेरिवेशन पर बेस देखिए 2 डेरिवेशन होते हैं। एक देखिए अच्छी स्थिति में होता है, एक निरक्षी स्थिति में होता है। तो दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों डेरिवेशन को मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की बात करें, देखिए 2 डेरिवेशन होता है, अच्छी स्थिति एक निरक्षी स्थिति होता है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहले तो ई से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बदलने वाला नहीं है, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2p/r स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखना ये अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अच्छी स्थिति के लिए ये है हमारा। तो यहाँ पे टर्म की बात करें जो आया हुआ है, तो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये पी क्या है? पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। आर क्या है? यहाँ पे आर यहाँ पे दूरी है। क्लियर है? आर क्या है? दूरी है। अब देखो इसी तरीके से हमारा ये नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि ये भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पे देखिए डेरिवेशन भी आपके पूछे जाते हैं और इस पे बेस्ड फॉर्मूले मतलब न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फॉर्मूला है एक द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में उत्पन्न किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये निरक्षी स्थिति है। ठीक है, ये वाला अच्छी स्थिति था, ये निरक्षी स्थिति था। अगर आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखो निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ये बदलने नहीं वाला, यह कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। और यहाँ पे होता है P/R³
क्यूब होता है, ये याद रखना। देखो दोनों सेम ही है तो दोनों कंफ्यूज मत होना। देखो 2p कब होता है, जब अच्छी स्थिति में होता है वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब यहाँ पर आपका जब यहाँ पे निरक्षी स्थिति में होता है तब यहाँ पे आपका p होता है। क्लियर है, तो p अपॉन r क्यूब होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे r भी यहाँ पे दूरी है और p है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट अब चैप्टर 1 से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और यहाँ पर आपके डेरिवेशंस है सारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जिस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे पहले चैप्टर में निकालते हैं उसी तरीके से दूसरे चैप्टर में आप वैद्युत विभव निकालते हैं। ठीक है, तो सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे देखिए आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। सबसे पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। ई इक्वल टू होता है यहाँ पे हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी बताता हूँ ये सिग्मा क्या है। एप्सिलॉन नॉट को तो बार बार मैं बता चुका हूँ कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मैंने मान भी बता दिया, इसका मात्रक भी बता दिया। ठीक है, तो अब बात करें कि ये सिग्मा क्या है। सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, यहाँ पे ये सिग्मा क्या है मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिख देता हूँ सिग्मा क्या है, आवेश का रहेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्लियर रहेगा ना। अब घनत्व तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये मतलब सिग्मा क्या है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो मैंने बता दिया। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर 1 से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे सारे मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पे हम देखते थे उसी तरीके से दूसरे चैप्टर में वैद्युत विभव देखेंगे उसी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे अच्छी स्थिति में देखते थे, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले चैप्टर में देखते थे, अब उसी तरीके से दूसरे चैप्टर में अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में हम वैद्युत विभव देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जैसे कि अभी आप पहले चैप्टर में पढ़े बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरीके से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे। तो वैद्युत विभव को हम लोग किसे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। V इक्वल टू यहाँ पे देखो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है हमारा V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट रहता है, Q अपॉन R। देखो Q क्या होता है, आवेश होता है और R क्या होता है, इनके बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। देखो अभी उसी तरीके से आप चैप्टर 1 में क्या किए थे, आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, इसमें आप वैद्युत विभव निकालोगे। तो मैंने आपको बताया वैद्युत विभव को आप किससे दिखाते हो, V से दिखाते हो। V इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या होता है, P अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखो P क्या है हमारा, P यहाँ पे है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया, जिसके लिए फॉर्मूला क्या बताया ना मैंने, P इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी है बीच की। ठीक है, क्या है, R दूरी, एप्सिलॉन नॉट का ये तो पता ही होगा, V है वैद्युत विभव। क्लियर है, अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए ये डेरिवेशन है, इसको मैंने करा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे, आपको वहां पर चैनल के वीडियो वाले सेक्शन या प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड चैप्टर करके है, तो उसमें आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। मैंने आपको पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर करा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखिए धारिता को हम लोग किसे दिखाते हैं, C से, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो C इक्वल टू हमारे पास धारिता के लिए फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर आपको याद होगा, अगर आप डेरिवेशन देखे होंगे तो मैंने जिसमें आपको दो प्लेटें जो कि विद्युत रोध स्टैंड से लगाकर बताई हुई थी, जिसके बीच में परावैद्युतांक भरा हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर विजिट करना पड़ेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो टर्म की बात करें तो C आपका धारिता, जिसको हम लोग धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस, और K की बात करें तो K आपका परावैद्युतांक। ये मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। K क्या है आपका, K यहाँ पर है परावैद्युतांक, ठीक है,
क्लियर है, परावैद्युतांक है के आपका, और ए क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है, ये मैंने आपको डेरिवेशन में बताया हुआ है। और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जैसे कि यहाँ पे बताया था, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ए क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्लियर है। तो सारे टर्म यहाँ पे आपको मैंने बता दिए। तो फॉर्मूला होता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। क्लियर है। उसी तरीके से चैप्टर 2 से ही हमारा नेक्स्ट फार्मूला है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। इसके लिए हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फार्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पे होता है डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। ये भी हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है हमारा। तो इसके लिए फार्मूला होता है आंशिक के लिए। ठीक है, आंशिक के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, ए है आपका दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर टी की बात करें तो टी आपका यहाँ पर मोटाई, दोनों प्लेटों के बीच की कितनी मोटाई है, मतलब दोनों प्लेट कितने मोटे हैं उसकी मोटाई दे रखी है। और के क्या आपका, के आपका परा, दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युतांक होता है वही आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देखिए, दूरी से आपको क्या करना है, मोटाई को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर आप चैप्टर 2 भी पढ़ चुके हैं तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर से नोट कर लें, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर आप कहीं भी अटकेंगे तो आप फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट तुरंत से क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे देखिए न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए देखिए श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम के लिए देखिए अलग फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में जब भी आपको ढेर सारे जैसे कि आपको धारिता दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसको, देखिए 1/c इक्वल टू, देखिए c क्या है, पूरा मतलब टोटल आपका धारिता है, और c इक्वल टू आप लिखेंगे 1/c1। मान लीजिए आपको ढेर सारे धारिता, जैसे आप पहले धारिता को लिखेंगे c1 1 करके, उसी तरीके से 1/c2, उसी तरीके से 1/c3, मतलब जितने भी दे रखे होंगे आप इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ 1/cn तक दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर 4 दे दिया 5 दे दिया तो आप उस तरीके से लिखा सकते हैं। अगर आपका देखिए श्रेणी क्रम में होगा तब जाकर आप ये वाले फार्मूला लगाएंगे, अगर समांतर क्रम में होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला, अभी मैं वो भी बताऊंगा। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपको धारिता दी जाएगी तो आप कैसे निकालेंगे 1 करके। ठीक है, 1/c कर लेंगे, जो कि आपका पूरा मतलब परिणामी आपका धारिता होगा, यानी कि टोटल आपके कैपेसिटेंस होंगे। तो आप उसको निकालेंगे जोड़ के, जितने भी आपको धारिता दे रखी होंगी सबको आप 1 करके जोड़ देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्रों की धारिता। देखिए यहाँ पे आपको समांतर क्रम, यहाँ पे श्रेणी क्रम था, यहाँ पे आपको समांतर क्रम है। जब भी आपको समांतर क्रम में ढेर सारे आपको यहाँ पर अगर आपको धारिता दी जाए, आपको निकाला जाए परिणामी धारिता निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप निकालेंगे c इक्वल टू लिखेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3। इसी तरीके से सीधे सीधे जितने भी धारिता दे रखे होंगे आपको सीधे सीधे जोड़ लेना है cn। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे हैं तो मैं सारे को इस तरीके से ना लिखते हुए cn कर दिया, n के प्लेस पे आप जितने भी दे रखे होंगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, देखिए आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग तो सबसे पहले कैपिटल U से दिखाते हैं। आप सभी को पता होगा, क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2 mv², इस तरीके से पढ़ते हो ना, इस तरीके से आप mv² पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, U इक्वल टू लिखना है 1/2 cv²। c आपकी धारिता, v आपका विभव, क्या है c आपकी धारिता है, v आपका विभव है, और यहाँ पे इसका क्या करना है आपको हाफ कर देना है, यानी कि आधा कर देना है। क्लियर है, तो ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है। क्लियर है। उसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा चैप्टर 2 से ही देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला में आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व को देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल u से दिखाएंगे। ठीक है, स्मॉल u इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 k एप्सिलॉन नॉट e²। ठीक है, और इसके मात्रक की बात करें तो ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये होता है जूल पर मीटर क्यूब।
ठीक है, जूल जिसको हमने जे से दिखाया और मीटर को हमने एम से दिखाया, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 1/2 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, के आपका परावैद्युतांक, ई क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, और यहाँ पे मतलब अब साइलेंट नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, ई है आपका यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारी टर्म मैंने आपको बता दिए और मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टर्म है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। कभी भी आप भूलेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देख कर याद हो जाएंगी। जैसे ही चैप्टर आप पढ़ें तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उन सभी फॉर्मूले को आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेज पर जरूर से नोट करके अपने पास रख लें, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी होगी। यहाँ पे आपको पन्ना बार बार पलट पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, इसी तरीके से हेडिंग डालनी है, उसका फॉर्मूला लिख लेना है। बहुत ही ईजी सा काम है, 10-15 मिनट दे दोगे तो चैप्टर बहुत ही ईजी लगने जाएगा आपको, और आपके न्यूमेरिकल भी फटाफट सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए आपने नोट कर लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।